मित्रों नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब तो आपको एक 1.5 महीने बाद पेपर देना है और उसी कड़ी में हम लोग सीसैट का एक चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी में, संधियां। हमने एक चैप्टर इसके पहले बेसिक करा दिया था, उसी के आगे आज पढ़ेंगे हम लोग संधियों का चैप्टर स्वर संधि। स्वर संधि कैसे होती है, स्वर संधि कैसे पहचानी जाएगी, स्वर संधि में कौन कौन से विशेषताएं हैं, स्वर संधि को हम किस तरह से पेपर में हल करेंगे। ठीक है, आगे चीजें आप इससे क्लियर कर लेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि देखिए, मैं आपको पीसीएस के सीसैट के लिए, बीओ एग्जाम्स के लिए या इसके साथ में आपको लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, सीटेट, यूपीटेट, इसमें जितने भी क्वेश्चन संधियों से बनते हैं उनको अगर मेरा क्लास आप अच्छे से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो 100% आप वहां से बनने वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे। लेकिन मैं कोई जो है हिंदी का ज्ञाता नहीं हूं और ना मैं पीएचडी वालों को पढ़ा सकता हूं। ध्यान रखिएगा, अगर आप में से कोई भी पीएचडी करता है, मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, ये मेरा दावा है कि अगर आप पीसीएस में, लोअर पीसीएस में या इसके अलावा जितने भी एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितनी भी संधियों से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको एक एक करके हल करा दूंगा, उससे कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम भी आपकी जैसे ही तैयारी करते थे। ठीक है, मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड मेरा है और मैं एमकॉम किया हूँ, एमए किया हूँ, नेट क्वालिफाई हूँ और साथ में बीएड और एमए हूँ और साथ में जॉब में हूँ। ये सोसाइटी है, सोसाइटी के तहत हमें डायरेक्टर मैडम से आदेश मिला हुआ है कि खाली समय है आप कराते रहिए, तो हम आपको मैटर पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, वैसे ये कोचिंग में ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारी टीम है, हर एक सब्जेक्ट के अलग विशेषज्ञ हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं आपको चीजें अच्छे से समझा पाऊं। लेकिन हाँ, अगर आप कोई पीएचडी करता है और मेरे से बहुत डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं यहाँ नहीं बताता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई शास्त्रार्थ करना है, कोई चीज आपको जानकारी लेनी है तो आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं। मैं हर एक चीज का, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ। लेकिन इस चैनल से नहीं, इस चैनल में जितनी जरूरत है मैं उतनी ही चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। वैसे भी समय कम रहता है, कम समय में ज्यादा देना होता है, गागर में सागर भरना होता है, तो इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि वो चीजें, वो फालतू की चीजें, जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती हैं, कभी नहीं पूछी गई हैं, वो चीजें मैं इस लेक्चर में शामिल करूं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपको पता है स्वर संधि, हाँ, संधियां 3 प्रकार की होती है हमने बताया था। और उसमें 3 प्रकार की संधियों में एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में हमने कई चीजें आपको जो है पहले वाले लेक्चर में क्लियर किया था। ध्यान रखिएगा, स्वर संधि पढ़ने से हमने आपको कई बार बताया कि संधियां हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको इस समय पर। संधियां पढ़ने से आपको सीसैट में कई क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और ये संधियों को पढ़ने से आपको जो अशुद्धि वर्तनी है, ठीक है, वर्तनीय शुद्धि का बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, विशेषता अच्छे से कर पाएंगे, तत्सम तत्व बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए इसको बेस बना करके हम पहले करा रहे हैं, पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद में देखिएगा वो क्वेश्चन, वो जो चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगुई और अव्रय। मुझे लगता है कि आपको याद भी होगा। आ से हो गया आ, बू से हो गया गुण संधि और ई से हो गया ई, ऊ और वी। ये 3 चीजें जब आ के बाद मिलेंगी तब गुण संधि होगी। और जब आ के बाद आ प्लस ए होगा, ए के बाद अय होगा, ओ होगा, औ होगा, तो ये क्या होगी? ये वृद्धि संधि होगी। ठीक है, अब ये वृद्धि संधि का उल्टा हमने बताया था अयादि संधि और गुण संधि का उल्टा बताया था यण संधि। ये पीछे वाले लेक्चर में जाकर जो पहला पार्ट है उसमें देखिएगा बहुत अच्छे से समझाया है। और आज हम इसी को विस्तृत रूप में लेके चलेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार में एक होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है यण संधि, चौथी होती है वृद्धि संधि और 5वीं होती है अयादि संधि। आज इन 5 संधियों को इसी लेक्चर में आप समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कैसे पहचानेंगे, कैसे विच्छेद करेंगे, ये चीज आज मेरे साथ आप सीखेंगे। मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे एक एक संधि का। चलिए, हम लोग आते हैं पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा में हमने बताया था, जब एक ही प्रकार के स्वर
वर्ड जब एक ही प्रकार के स्वर आपस में मिलते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आ से आ मिलेगा तो बड़ा आ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंडरस्टूड है, चाहे आ मिले चाहे बड़ा आ मिले, ठीक है, चाहे यहाँ पर भी आ मिले चाहे बड़ा आ मिले, तो इन सब तरीकों से एक ही बनेगा, क्या, बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए जब हम विच्छेद करेंगे, जैसे इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, परमार्थ, ठीक है, परमार्थ, ये एक संधियुक्त शब्द है। अब इसको आपको पहचानना है कि इसका विच्छेद क्या होगा। मैं बता रहा हूं संधियों की आधी समझ विच्छेद से होती है। जब तक आप विच्छेद नहीं अच्छे से कर पाते हैं तब तक संधियों को पहचान भी नहीं पाएंगे आप। परमार्थ में क्या होता है, जब विच्छेद करेंगे तो परम, ठीक है, प्लस अर्थ, यही तो करेंगे। अब देखिए परम होता है ना, परम, अब परम कोई भी व्यंजन बिना स्वर के उच्चारण नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप का बोलते हैं तो का बराबर होता है का और आ, ठीक है। अगर आप की बोलते हैं तो का प्लस ई, अगर आप कु बोलते हैं तो होता है का प्लस उ। बड़ा उ है तो बड़ा उ लगेगा, बड़ी ई है तो बड़ी ई लगेगी, और अगर छोटा है तो छोटा आ लगेगा, ठीक है। इस तरह से जितनी भी मात्राएं हैं वो स्वर के रूप में व्यंजन के साथ प्रयोग होती हैं, और वही आज हम स्वरों को पढ़ेंगे। अगर बीच में कोई स्वर आपस में मेल होता है तो वो मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम आ से जोड़ेंगे तो बड़ा आ मात्रा के रूप में आएगा, अगर हम ई को ई से जोड़ेंगे तो बड़ी ई हो जाएगी और बड़ी ई मात्रा के रूप में आएगी। अगर ऊ से हम ऊ को जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ मात्रा के रूप में होगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और इन्हीं के माध्यम से आप इन संधियों को पहचान सकते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि में जैसे हो गया परमार्थ, जैसे आप बहुत पॉपुलर है विद्यालय, विद्यालय। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए विच्छेद करेंगे, विच्छेद करते समय दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, शब्द सार्थक होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए। सार्थक मतलब बोलने में सहज लगे कि हाँ आपने उस तरह का शब्द सुना, हाँ उसका कुछ अर्थ होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जिनका अर्थ आपको पता ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं सार्थक जो है होना चाहिए। अर्थ को नहीं पता आपको तो जाने दीजिए, लेकिन सार्थक होना चाहिए, मतलब बोलने में अटपटा नहीं लगना चाहिए, आपको समझ में हाँ कभी सुना हुआ, भले अर्थ ना पता हो, जाने दीजिए। जैसे आप विद्यार्थी है, विद्यालय है, तो विद्या प्लस आलय, ठीक है। अब विद्या प्लस आलय, यहीं पर आप समझिए विद्यार्थी, विद्यार्थी, तो क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए आलय हो गया, आलय मतलब घर होता है, विद्या मतलब विद्या होती है, ठीक है। अर्थ मतलब आप जानते ही हैं, परम मतलब जानते हैं। तो इस तरह के शब्द आपको पहचानने हैं। अच्छा हाँ सार्थक है कि नहीं, अगर ये सार्थक शब्द आप पहचान लेते हैं, इनको निकाल लेते हैं इस संधि से, तो आप संधि में पारंगत हो जाएंगे और संधि से बनने वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे आपके, ठीक है। इसी तरह से हम एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे आप देखते हैं ई के बाद जैसे कवींद्र है, ठीक है, कवींद्र, कवींद्र। अब कवींद्र में क्या है, कवि प्लस इंद्र। अब कवि थोड़ी होता है, अगर आप कह देंगे कवि तो कवि गलत हो जाएगा। यही आपको पहचानना है कि ये भी आपको सुधियां में पहचाननी पड़ेगी। कवि प्लस इंद्र हो जाएगा, तो यहां पर क्या मिल रहा है, कवि हुआ के बाद ई आ रहा है तो ई प्लस ई हो जाएगा, अर्थात बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर कवींद्र हो जाएगा, ये बड़ी की मात्रा लग जाएगी। उसी तरह से जैसे हरीश है, हरीश, ठीक है। अब इसका विच्छेद करेंगे, सार्थक शब्द निकालना है, हरि प्लस ई, अर्थात यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है, दोनों मिलाकर के क्या बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी, अर्थात हरीश हो गया। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम आपको अलग और जो है शब्द बोलते हैं, जैसे महीष है, महीष आप कर लेंगे, क्या होगा, क्या होगा भाई, महीष का दूसरा शब्द है नदीश, कर लेंगे, रजनीश, रजनीश। अब देखिए रजनीश हो गया, रजनी, रजनी मतलब रजनी प्लस ईस। उसी तरह से नदीश हो गया, नदी प्लस ईस, अर्थात बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिल रही है। आपको कभी कभी वर्ण पहचानने को भी आ जाता है, जैसे नदीश कर दिया और नीचे लिखा किन वर्णों का मेल हो रहा है,
स्वर संधि है तो कौन सी जो है दीर्घ संधि है, तो इसमें कौन से वर्णों का मेल हो रहा है, तो नदी प्लस ई शब्द। देखिए नदी, नदी नहीं हो सकता है ना, नदी नहीं हो सकता है, नदी कोई शब्द नहीं होता है, गलत हो जाएगा, तो नदी होता है ना, नदी प्लस ई। ठीक है, तो ई वाले में उदाहरण हो गए। चलिए अब ऊ वाले का देख लेते हैं। ऊ प्लस ऊ मिलेंगे तो भी दीर्घ संधि होगी और बड़ा ऊ हो जाएगा, ऊ प्लस ऊ अर्थात बड़ा ऊ, और ये मात्रा के रूप में आएगा। ठीक है, जैसे भानुदय, भानुदय, अब क्या होगा भानुदय में एक होगा भानु, भानु होता है, भानु नहीं होता। लोग बोलने में क्या शहर में बोलते हैं भानु, भानु नहीं होता है, ये गलत है हिंदी की भाषा में। ठीक है, भानु प्लस उदय। अब यहां पर क्या है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो गया, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ मात्रा के रूप में आएगा जो यहां पर ये लगा हुआ है। भानुदय हो गया, गुरुपदेश हो गया, गुरुपदेश। अब ये क्या होगा गुरुपदेश में, बताओ, गुरु होगा प्लस उपदेश होगा। ठीक है, अब दोनों मिलाकर के यहां पर बड़ा ऊ की मात्रा लग गई ना, तो यही आपको पहचानना है कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा किसी भी शब्द के मध्य में होगा तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। एक उदाहरण और मंजूसा होता है, मंजूसा कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, मंजूसा। अब देखिए मंजूसा में कौन सी संधि होगी, कैसे आप इसको पहचानेंगे, ये ऊ की मात्रा लगी तो पहले तो दीर्घ संधि हो सकती है, लेकिन मंजू, मंजू प्लस ऊषा, ये हो गया, यहां पर छोटा ऊ है, यहां पर बड़ा ऊ है। इसी तरह से है लघु, लघु, लघु प्लस ऊर्मी। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपकी हो गई दीर्घ संधि, दीर्घ संधि आपकी हो गई खत्म। अब हम लोग देखते हैं, जरा प्रैक्टिस करते हैं कि आप गुण संधि में कितना जानते हैं। गुण संधि की ट्रिक हमने पहले ही बता दी थी। गुण का उल्टा होता है यण, और गुण का मतलब होता है अ, गु, ई, और ई, उ और री। ध्यान रखिएगा, ये छोटे और बड़े मतलब हास और दीर्घ दोनों हो सकते हैं, ये भी छोटा आ और बड़ा आ दोनों हो सकता है। पहला तो यही आता है कि आप पहचानते हैं कि नहीं। जैसे मैं आपको शब्द देता हूं, देवेंद्र, देवेंद्र हो गया, महेश हो गया, सूर्योदय हो गया, महोत्सव हो गया, देवर्षि हो गया, ठीक है, सप्तर्षि हो गया। ये इतने शब्द आपके सामने अगर दे दिए जाएं और पूछा जाए इसका विच्छेद क्या होगा, तो मेरे हिसाब से विच्छेद बिल्कुल आसान है। कैसे, मैंने आपको पहले बताया था, जब आ से ई मिलेगा तो ए होगा, अर्थात ए की मात्रा होगी। जब आ से उ मिलेगा तो ओ की मात्रा होगी। ठीक है, और जब आ से री मिलेगा तो अर की मात्रा होगी। कैसे, ये लगेगा। तो बस अगर ये तीनों इसमें है कहीं ना कहीं तो ये यही संधि है, ए ओ अर। अब देख लीजिए, देव धन इंद्र, ये है देव प्लस इंद्र, अर्थात यहां पर वाक्य आ आया है और यहां ई आया है। देव एकदम अर्थपूर्ण सार्थक शब्द है, देव, और इंद्र भी सार्थक शब्द है, इसलिए वह आ और ई मिला करके ए बन जाएगी तो देवेंद्र हो जाएगा, यहां मात्रा लग जाएगी। महेश, यहां पर क्या है, महा प्लस ईस। अब देखिए यहां पर मह नहीं हो सकता है, क्योंकि मह कोई शब्द नहीं होता, सार्थक होगा महा, और महा के साथ में ई से लग जाएगी तो हो जाएगा महेश, एक ही मात्रा हो जाएगा महेश। वैसे ही सूर्योदय, ऊ वाला उदाहरण हमने बोला था, सूर्योदय अर्थात ओ की मात्रा लगी हुई है तो आ प्लस ऊ हो सकता है उस संधि में, तो इसको होगा क्या, सूर्य प्लस उदय। और जब भी सूर्य या बोलेंगे ना, या आ रहा है ना, तो यहां पर हो जाएगा आ प्लस ऊ, तो यहां हो जाएगा ओ। उसी तरह महोत्सव में महा प्लस उत्सव, ठीक है, तो यहां पर बड़ा आ प्लस ऊ हो जाएगा तो ये हो जाएगा महोत्सव। उसी तरह आइए तीसरे उदाहरण में, आ के साथ जब ई लगेगा तो क्या होगा, अर हो जाएगा, अर अर्थात उड़नता वाला रा लग जाएगा ना, जो उड़ेगा ऊपर, उसे कहते हैं देवर्षि। ये लग गया, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि आदि शब्द आते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी गुण संधि होगी। कैसे, देव प्लस ऋषि। अब ये री है ना, ये री आ है यहां पर और ये
ये री है, जब वाह बोलेंगे देव, वाह के बाद आ आता है छोटा वाला, और उसी बाद री, ऋषि आएगी। उसी तरह सप्तक में होगा सप्त, क्या होगा सप्त और प्लस ऋषि, और ये आ जो है ये री से मिलकर के ये उड़ जाएगा, सप्तर्षि हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी गुण संधि। गुण संधि का उल्टा हमने आपको बताया था कि यण संधि होती है, गुण का उल्टा होती है यण संधि, और हमने बताया था यण संधि की परिभाषा कि ई, उ और री ये पहले होंगे, इसके बाद कोई भी स्वर होगा, कोई भी स्वर में आ भी हो सकता है, उ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आ भी हो सकते हैं। ध्यान रखना एक चीज यहां पर, यह संधि में ये ई, उ, री, तो आपको ये बताएंगे कि ई के साथ अगर कोई भी स्वर लगेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और उ के बाद कोई स्वर लगेगा तो यहां पर वाह हो जाएगा, और री के बाद कोई स्वर लगेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। एक चीज इसमें और विशेष ध्यान देने वाली है कि अगर ई के साथ बड़ा आ लगता है तो ये बड़ा या हो जाएगा, अगर ई के साथ उ लगता है तो ये यू हो जाएगा, अगर ई के साथ ए लगता है तो ये ए हो जाएगा। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, ये अगर पहले ई आता है तो या ही होगा। ठीक है, इतनी चीज आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद में हम जैसे उदाहरण की चर्चा करते हैं, हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यद्यपि, यद्यपि आप इसका विच्छेद करिए, क्या होगा, यदि प्लस आपकी होगा। अब यदि दाम में ई की मात्रा लगी, यदि दी, दी मतलब ई यहां पर आ रहा है, आ यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर या बन रहा है, या, और विदाउट मात्रा बन रहा है क्योंकि यहां पर छोटा आ मिल रहा है, छोटा आ मिलेगा तो कोई मात्रा नहीं लगेगी, यद्यपि हो गया। यहीं पर अगर हम कहें अध्ययन, अध्ययन, तो अध्ययन का क्या होगा, वही स्थिति, आदि प्लस आयन। ठीक है, आदि प्लस आयन होगा ना। अब देखिए यहां पर ई लग रहा है ना, ई प्लस आ लग रहा है, कि कोई भी बातों से अगर मेरे आप जो है इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अगर कोई भी चीज आपको लगती है कि नहीं ये गलत हो सकती है, तो एक बार आप देख भी सकते हैं, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मुझे भी बता सकते हैं, मेरा नंबर तो आपके पास में होएगा। ठीक है, आदि प्लस आयन तो अध्ययन हो जाएगा। यहीं पर आप कहते हैं इत्यादि, हम देखिएगा बड़ा लगाएंगे, इत्यादि, इत्यादि। अब यहां पर बड़ा आ हो गया, बड़ा आ होने से एक चीज तो पहचान हो गई कि पहले वाला वर्ण जो होगा वो ई ही होगा, लेकिन जो दूसरा होगा वो बड़ा आ होगा, क्या, इति प्लस आदि। अब देखिए यहां बड़ा आ आ गया, वैसे ही यहां पर जैसे बड़ा लगेगा ई के बाद इति, ता के बाद ई आता है ना, तो ई प्लस बड़ा आ ये हो जाएगा बड़ा या। इसी के साथ में एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, जैसे प्रत्युत्तर बोलते हैं, प्रत्युत्तर। ठीक है, अब देखिए या के साथ उ आ गया, या के साथ उ की मात्रा लग गई, ये जड़ संधि में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब प्रत्युत्तर, प्रति हो गया, ठीक है, यहां पर ई आ गया, ता के बाद ई आ ही जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर, तो ई प्लस उ हो जाएगा, और यहां पर ये यू हो जाएगा, प्रत्युत्तर। ठीक, इसी में एक प्रत्येक आता है, प्रत्येक, प्रति प्लस क्या होगा, एक होगा। अब देखिए यहां पर ए की मात्रा लग गई, ई के साथ ए लग गया। अब जब ई के साथ ए लगेगा तो या तो बनेगा, लेकिन क्या ये मात्रा के रूप में आ जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है ई के बाद, ई वाले आप समझ सकते हैं। उसके बाद आएगा उ वाला उदाहरण, कुछ उ के बाद आते हैं, उ के बाद क्या बनेगा, वा बनेगा, और इसका उदाहरण क्या है, जैसे मनवंतर, मनवंतर। ठीक है, अब यहां पर वा बना हुआ है बीच में, अब इसको लाने के लिए क्या मिलाएंगे आप, ई और उ और आ मिलाएंगे, वा बन जाएगा। मन प्लस अंतर, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए, मन प्लस अंतर। अब देखिए यहां पर उ हो गया और यहां पर आ हो गया, जब उ और आ मिलेंगे तो वा बनेगा, हमने आपको पहले बता रखा है। इसी के साथ में जैसे आप स्वागत बोलते हैं, स्वागत, स्वागत क्या होगा, वो तो इसका जो है विच्छेद क्या होगा, सु,
सु होगा इसमें बताओ? छोटा होगा कि बड़ा होगा? सु होता है तो सु होता है, सु नहीं होता ना, सु हो जाएगा, सु होता है, सु प्लस आगत। अब देखिए यहां पर उ है और यहां पर बड़ा आ गया। अब बड़ा आ आने से ये जो वाह है ना, वाह में मात्रा लग जाएगी, ठीक, सॉरी, बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, स्वागत हो जाएगा। अब यहीं पर बड़ा आ मिलेगा तो बराबर हो जाएगा वाह, स्वागत, ठीक है। इसी तरह से आपके पास में अन्वेषण एक शब्द आता है, अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण। अब अन्वेषण मतलब क्या होता है? अन्वेषण को विच्छेद करेंगे तो दो शब्द आपके निकलेंगे और दोनों शब्द में क्या आएगा? एक होगा अन प्लस एषण, ठीक। अब यहां पर क्या है? यहां पर भी उ है और यहां पर ए है, ठीक है। और जब उ और ए मिलेंगे तो ये जो है उ से तो हुआ बन जाएगा और ए से क्या मात्रा लग जाएगी, तो अन्वेषण हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आता है अन्वित, अन्वित। अब इसको भी देख लीजिए, इसमें क्या होगा? इसमें होगा अनु प्लस इत। अब ये उ तो वा बनाएगा और ये ई क्या बनाएगा? ई मात्रा बना देंगे, ठीक है। क्योंकि छोटी ये है तो छोटी की मात्रा लगेगी, तो अन्वित हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। और ना भी समझ में आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। आपके पास बुक्स तो होंगी और उन बुक्स के माध्यम से आप इसको और रिवाइज करिएगा और ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे, प्रैक्टिस करिएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। उसी बार आता है री के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो री का रा हो जाता है, ठीक है ना। अब ये रा कैसे होगा? जैसे आप पित्रानुमति, पित्रानुमति, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि पित्र, पित्र, और ये जो है ये इसी का री का काम करता है, पित्र प्लस अनुमति, ठीक है। और यहां पर आ हो गया तो री प्लस आ मिलकर के क्या हो गया? त्रा हो गया। ये रा है ना, तो ता के साथ लगेगा तो रा लग जाएगा ना, पित्रा हो जाएगा। उसी तरह मात्राज्ञा हो जाएगा, मात्राज्ञा, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे? वही करेंगे, मातृ करेंगे प्लस आज्ञा करेंगे, ठीक है। मातृ संस्कृत शब्द है, जैसे आप बोलते हैं माता को मातृ बोलते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको यण संधि भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। वृद्धि संधि हो गया, गुण संधि हो गया, ठीक है, और यण संधि भी हो गया। अब आपके पास आएगा क्या? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने आपको बताया था कि इसका एक ट्रिक जो बताया था हमने, अव्रय, ठीक है। तो अव्रय के साथ में ए, आए, ओ, औ मिला लीजिएगा। जब भी आ के साथ ये दोनों स्वर में से कोई आएगा तो ये मिलने के बाद ए बनेगा, ठीक है, आए, और इसको मात्रा के रूप में आएगा। और अगर आप आ के साथ में ये दोनों स्वर मिलाएंगे तो यहां पर ये बनेगा औ, मात्रा के रूप में आएगा, ठीक है। बस इसी में प्रैक्टिस करना है कि देखिए पूरे के पूरे संधियां कैसे आप सही कर पाते हैं। जैसे उदाहरण में आएगा एकाएक, ठीक है, एकाएक। अब देखिए एकाएक में क्या है? विच्छेद करिए इसको, एक, एक, क्या है? एक, का के बाद आ आता है ना और ए आ गया, तो आ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा ना, तो एकाएक की मात्रा लग गई, एकाएक हो गया। इसी तरह से दूसरा है दिनैक, दिनैक, दिन प्लस एक। अब यहां पर ना के बाद आ आता है, ए के बाद आ और ए मिलकर के भी क्या बनेंगे? आए बन जाएंगे, आए। और ये जब बीच में आएगा तो मात्रा के रूप में आएगा, ठीक है। उसके बाद में इसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता, तथैव, तथैव। अब क्या होगा? तथा प्लस एव। अब ये बड़ा आ हो गया और यहां पर ए हो गया, तो तथैव बनेगा आए ही, चाहे आ के बाद ए आए आए कुछ भी तो बनेगा आए ही वृद्धि संधि में, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कहते हैं ए के बाद ओ आता है, ए के बाद ओ आएगा तो औ बनेगा, क्या? औ बनेगा। कैसे बनेगा? अभी देख लीजिए, जैसे वनौषधि है, वनौषधि। अब क्या है? हमने कहा आ के बाद
दोनों का क्या बनता है? औ। वनौषधि। इसी में एक और आता है परमौज, परम प्लस ओज, परमौज। इस तरह के शब्द आएंगे तो आप इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं बता रहा हूं, जो चीजें आपको समझने वाली हैं उनको समझ लीजिए अच्छे से, और जो चीजें रटने वाली उनको रट लीजिए। परीक्षा हर चीज की होती है। सिविल में तो प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, और कुछ एग्जाम्स वनडे होते हैं जो एक ही दिन में क्लियर होते हैं, और जो एक दिन में भी क्लियर होते हैं उनकी परीक्षाएं भी इसी पैटर्न पे बनाई जाती हैं कि आपको रटने की भी कला हो, समझने की भी कला हो। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें इसमें रटने की हैं, कुछ चीजें समझने की हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको सब चीजें, सभी आयाम बहुआयामी बन करके अपने परीक्षा में तैयार होकर के जाना है। कोई अगर रट के जाता है सिर्फ, तो रट के और समझ करके जो जा रहा है उससे पीछे हो जाएगा। आप रट के समझ के जा रहे हैं तो फिर आप उन्हीं के बराबर रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो भी चीजें रटने वाली उनको रट लीजिए, और जो समझने वाले उनको समझ लीजिए। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस के लिए जाएंगे, तो उसमें आप समझिए कि इन चीजों को तो बहुत कम रहता है, उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही रहता है। तो समझने की वैसे भी कला आपको विकसित करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वृद्धि संधि में कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे महोज। ठीक है, महोज, बड़ा औ की मात्रा लगी हुई है, तो इसका भी क्या होगा? महा होगा। ठीक है, महा प्लस ओज, तो महोज हो जाएगा। ठीक है, महोषधि, इसी में महोदार है, महोजस्वी, ढेर सारे शब्द आते हैं जहां पर औ की मात्रा लगी हो और ओ की मात्रा लगी हो। आप मान लीजिएगा कि कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। और हमने आपको बताया था कि वृद्धि का उल्टा ही होता है अयादि संधि। अयादि, देखिए उल्टा उल्टा कहीं परिभाषा में नहीं मिला होगा, ध्यान रखना। हमें तो आपको समझाना है, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि आपको सरल से सरल शब्दों में कैसे हम समझा सकें। वो चीजें जो हम आपको बताना चाहते हैं वो कैसे आप समझ सके, वो तभी संभव होगा जब हम उन सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे। वो ऐसी जो है टेक्निक्स बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और ये उल्टा है कि सीधा है, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो माफ करिएगा कि मैं किसी बुक से पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अयादि संधि का मतलब है वृद्धि संधि का उल्टा होता है, और उल्टा का मतलब ये होता है कि ए आए ओ आओ के बाद कोई स्वर होगा। कोई स्वर, कोई स्वर। ठीक, जब इसके बाद ए आए के बाद कोई स्वर होगा, ओ आओ के बाद कोई स्वर होगा, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। वृद्धि संधि का उल्टा है और दोनों में दा लगा हुआ है। इसी तरह गुण का उल्टा यण है, दोनों में अड़ा लगा हुआ है। ये पहचानने की एक ट्रिक है, बाकी कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। चलिए अब जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आप इनको कैसे पहचानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जब ए के साथ आ मिलेगा, अगर ए पहले आता है, ए आए ओ आओ, ये पहले आएंगे, और जब ये वर्ण, ये स्वर पहले आएंगे तो बनेगा क्या? ध्यान रखिएगा, जब ए आएगा तो आय बनेगा, जब आय आएगा तो आय बनेगा, जब ओ और प्लस कोई स्वर आएगा तो यहां पर बनेगा क्या? आओ बनेगा, और जब आओ आएगा तो आओ बनेगा। ठीक, ये चीज ध्यान है। अगर ये चीज आपने ध्यान कर ली तो आगे चल के जितनी भी प्रैक्टिस में आपको हम शब्द देंगे बहुत आसानी से कर जाएंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जब गुण संधि होती है उसमें जो है ए ओ अर बनता है। यण संधि में या व रा बनता है, और या व रा कब बनता है? जब पहले ई होगी तो या बनेगा, जब ऊ होगी, जब पहले ऊ होगा तो वा बनेगा, जब री होगी तो रा बनेगा। ये बताया था। अब जब वा बनेगा तो हमने बताया था दूसरा वर्ण अगर आ है, बड़ा आ है तो बड़ा की मात्रा लग जाएगी, अगर ए है तो ए की मात्रा लग जाएगी, अगर ऊ है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी। सेम पैटर्न यहां भी उठा के रख दीजिए। ये ए आए ओ आओ तो आपको डिसाइड करेंगे, हाँ आए आए आओ आओ है। अगर यहां पर आ लगा तो कोई बात नहीं, अगर यहां बड़ा आ लगा तो यहां बड़ा आ हो जाएगा, और यहां पर अगर ई लगी तो यहां पर ई लग जाएगी, अगर यहां पर ए लगा, सॉरी यहां पर ऊ लगा तो यहां पर ऊ हो जाएगा। इतनी चीज अगर आपने ध्यान कर ली तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग संधि
अयादी संधि होती है। क्वेश्चन भी यहाँ से खूब बनता है, गुण संधि से और अयादी संधि से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत लोगों के गलत होते हैं। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने कहा नयन, ठीक है, नयनो। अब नयन होगा जैसे शयन होगा, चयन होगा, या हमें निकालना है नयन हो गया, चयन हो गया, शयन हो गया। अब देखिए या निकालना नयन। अब नयन में कौन सी संधि होगी? तीन तो ले दे करके हमारे पास में वर्ड है, तीन तो अच्छा है, उनसे बना शब्द। सोचेंगे साहब इसको कैसे काटे, इसको कैसे विच्छेद करें। एक मिलाएंगे तो एक से कोई शब्द नहीं बनता, दो मिलाएंगे तो उसका कोई शब्द नहीं बनेगा। हाँ बनता है, और यही इसलिए तो कठिन है, इसको समझना है। नयन, अब देखिए यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें ए निकालना है और आ निकालना है। क्या हो जाएगा? ने प्लस अन। अब यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर आ हो गया, तो ए और आ मिलाकर के क्या बनेगा? बराबर या हो जाएगा। यही तो है नयन। उसी तरह चयन में है चे प्लस अन, शयन में है से प्लस अन। इसको थोड़ा अलग से आप विस्तृत समझ लीजिएगा, और यहां से क्वेश्चन खूब बनते हैं नयन चयन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आय के साथ में कोई भी स्वर आएगा तो क्या बनेगा? वैसे अमूमन हम मान लेते हैं कि या आ ही आएगा, ठीक है, और अगर दूसरा आता है तो आप उसके लिए भी सतर्क रहिएगा। तो आय, जहां पर आय बनेगा, हाँ आय बनेगा। अब यहां पर कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे नायक हो गया, गायक हो गया, ठीक है, नायक और गायक, ठीक। अब नायक आ है ना, आय, नायक, नायक। अब यहां पर वही होगा, ने प्लस क्या होगा? न प्लस अक होगा, ठीक है, न प्लस अक, ठीक है। वैसे ही यहां पर गय प्लस अक होगा, गय प्लस अक। तो गय को हो गया गायक और नय को हो गया नायक। और इसके बाद आपके पास में आता है ओ के साथ में कोई भी स्वर, ठीक है, ओ। अब यहां पर अब हो जाएगा। आपने कई उदाहरण आपने देखे होंगे, जैसे आपने वाह वाला उदाहरण में आपने जैसे देखा है, पवन हो गया, भवन हो गया। देख लीजिए पवन, भवन। अब पवन का क्या होगा? अब पो होगा ना, पो, पो प्लस अन अर्थात वन, पो प्लस अन। एक चीज समस्या आ रही है, आपने कहा था साहब, आपने तो कहा था कि सार्थक शब्द होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। अरे भाई सार्थक आपको पता ही नहीं, ठीक है, अर्थ पता ही नहीं है, लेकिन हाँ ओ के साथ आ लगेगा तो आओ, वाह होगा, आओ, ठीक है। तो इसका यही विच्छेद होगा, फ्लो, पो प्लस अन। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, हमने कहा था अर्थ नहीं पता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सार्थक आपको कुछ बोलने में सार्थक मतलब अच्छे लगने चाहिए, उस तरह के शब्द होने चाहिए, और अच्छे तब लगेंगे जब आपने उसको सुना होगा, आप जानते होंगे ध्यान। तो पो प्लस अन अर्थात पवन। उसी तरह भो प्लस अन, भो प्लस अन अर्थात भवन। उसी तरह से एक हो गया पवित्र, ठीक है, पवित्र। अब देखिए यहां पर वा के साथ ई की मात्रा लग गई ना, तो ई की मात्रा लग गई तो यहां पर आ की जगह पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है, अर्थात पो प्लस इत्र, अर्थात यहां पर एक ओ होगा और ई होगा, तो ठीक है, अभी हो जाएगा पवित्र, ठीक। मेरे हिसाब से समझ में तो आ ही रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा? कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अब बिना कुछ किए जयकार नहीं होती, आपको अपनी जयकार करानी है तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए लास्ट उदाहरण बचता है, इसमें है औ के साथ में कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है? आव हो जाता है। औ के साथ जैसे आप पावन है, पावन, पावक, ठीक है, और एक शब्द भावन, भावन। अब देखिए यहां पर आव 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 है ना, ठीक। अब आव के साथ में क्या आ लगेगा तो यहां क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद हो जाएगा, पाव प्लस अन हो जाएगा, पावन, पाव प्लस अन, पावन। और कुछ लोग क्या कर देते हैं? पाव प्लस वन कर देते हैं, वन, वन कहेंगे, अच्छा हाँ वन तो एक सार्थक शब्द है ना, नहीं होगा भाई, जब वा मिलाएंगे तो फिर संधि कैसे करेंगे, ठीक है। पो प्लस, अगर आप कह रही कि पो प्लस वन हो गया, वन, तो वा निकलेगा ना, तो वा को विच्छेद संधि करेंगे तो क्या होगा?
जब आपको हमने कह दिया कि स्वर संधि आप पढ़ रहे हैं तो स्वरों का मेल होना चाहिए, तो स्वर ही होगा यहाँ पर, इसलिए वन नहीं हो सकता। सार्थक बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ में वो नहीं लगेगा। उसके साथ पावर भी है, यहीं पर हो गया पौ प्लस अट। वही स्थिति यहाँ पे है भाव प्लस अन। एक उदाहरण आपको और जाते जाते बता दें, जैसे भावुक है, एक शब्द मिलेगा भावुक। अब भावुक को कैसे विच्छेद करेंगे? भावुक हमने क्या कहा कि वा में अगर ऊ की मात्रा लग जाएगी तो हम समझ लेंगे कि आओ के साथ में ऊ लगा हुआ है, ठीक है, तो यही तो है ऊ। अब भावुक, भाव हमने कहा भाव प्लस ऊ, भावुक, ठीक है। मेरे हिसाब से स्वर संधियां आपको समझ में आ गई होंगी और मेरी कामना है कि आप इनको और प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के बाद आप एग्जाम में जाइएगा, और जब प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसी से आपको वर्तनी शुद्धि सही होगी, इसी से विशेष विशेषण और इसी से तत्सम की पहचान होगी, ठीक है। मुझे लगता है कि आज की क्लास यहीं तक रखनी चाहिए, आपको स्वर संधियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि कल से हो सकता है आपको एक जीएस का एक टॉपिक बहुत अच्छे से हम कराएं, ठीक है। लगातार आपको मिलेगा और आप एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एकदम लगन से जुटे रहिए, एकदम ना तान के, बस हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। चलिए अगली क्लास तक के लिए नमस्कार।